गुरु प्रेमियों, हम सभी यह जानते हैं कि ओशो का पूरा जीवन अद्भुत घटनाओं से भरा पड़ा है। भले ही वह बालक ओशो का उफनते नदी में छलांग लगाना हो या युवा ओशो का भरे बाजार में कथाकथित धार्मिक लोगों और नेताओं के खिलाफ बोलना, उनकी हर बात ही निराली है। जैसे जैसे हम ओशो के बाल्यकाल, युवावस्था और उसके बाद के जीवन पर अध्ययन करते हैं, हम पाते हैं कि ओशो के जीवन से जुड़ी हर घटना प्रेरणादायक तो है ही, साथ ही ज्ञानवर्धक भी है। आज की गुरु स्टोरी भी कुछ इसी प्रकार की है। यह घटना 1950 के दशक की है। ओशो ने जबलपुर विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग में दाखिला लिया था। आज उनका पहला दिन था और पहली क्लास थी। क्लास डॉक्टर S.K. सक्सेना साहब ले रहे थे, जो एक जाने माने प्रोफेसर के साथ साथ भारत के बड़े दर्शन शास्त्रियों में गिने जाते थे। डॉक्टर सक्सेना का कहा अकाट था, उनका लिखा ग्रंथ से कम न था। दर्शन शास्त्र में उनका कद इतना बड़ा था कि उन्हें देश विदेश से कई विश्वविद्यालयों का निमंत्रण मिलता रहता था। डॉक्टर साहब ने कई वर्षों तक विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों में अपना लोहा मनवाया। वे अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई के दर्शन शास्त्र विभाग में भी कार्यरत रहे। तो गुरु प्रेमियों, हम कह रहे थे कि यह ओशो का विश्वविद्यालय में पहला दिन था और दर्शन शास्त्र की पहली क्लास। डॉक्टर सक्सेना हिंदुस्तानी कुर्ता और उस पर नेहरू जैकेट पहनकर आए। उनका तेज उनके मुखमंडल पर साफ झलक रहा था। उन्हें देखते ही सभी विद्यार्थियों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। ओशो कक्षा के सबसे पीछे की पंक्ति में अकेले बैठे थे। कक्षा बड़ी थी। दर्शन शास्त्र में ज्यादा विद्यार्थी दाखिला नहीं लेते थे। भारत में हमेशा से ही शिक्षा में विशेषज्ञता या स्पेशलाइजेशन चुनते समय आगे की संभावनाओं को ध्यान में रखा जाता रहा है। इस नजरिए से दर्शन शास्त्र के विषय में जानकारी के अभाव में चुनिंदा विद्यार्थी ही इसे स्वेच्छा से चुनते थे। ऐसे में कक्षा में गिने चुने विद्यार्थियों का होना कोई नई बात नहीं थी। उन गिने चुने विद्यार्थियों में ओशो का आखिरी पंक्ति में बैठना प्रोफेसर साहब की नजर में आ गया। वे बोले, अरे तुम पीछे क्यों बैठे हो, आगे आ जाओ। यह कहते हुए उन्होंने मुड़कर ब्लैक बोर्ड पर फिलॉसफी अर्थात दर्शन शास्त्र लिख दिया। इसी दौरान ओशो उठे और आगे की पंक्ति की ओर चले ही थे कि पूरी कक्षा में उनके कड़ाव की आवाज गूंज उठी। सभी विद्यार्थी आश्चर्य के साथ ओशो को देखने लगे। वहीं कुछ के मन में बड़ा कौतूहल था। कड़ाव की आवाज ने डॉक्टर सक्सेना का ध्यान खींचा। वे अचानक पलटे और ओशो के पैरों की तरफ देखने लगे। सामान्यतः भारत में कड़ाऊ सिर्फ साधु संत ही पहनते हैं। एक आम से विद्यार्थी के पैरों में कड़ाऊ ने सबको अचंभे में डाल दिया। कड़ाऊ लकड़ी की बनी होती है और फर्श पर चलने पर काफी आवाज करती है। जाहिर था ओशो के कड़ाऊ से भी आवाज आई थी। डॉक्टर सक्सेना कुछ देर के लिए ओशो को देखते रहे, फिर कुछ सोचकर बोर्ड की तरफ मुड़ गए और क्लास के विषयों को चौक से अंकित करने लगे। तब तक ओशो अपनी नई जगह निर्धारित कर चुके थे। वे बैठने ही लगे थे कि डॉक्टर साहब मुड़े और सीधे ओशो की पैरों की तरफ इशारा करते हुए बोले, ये क्या है, तुम कड़ाऊ पहनकर कक्षा में क्यों आए हो? डॉक्टर साहब अभी कह ही रहे थे कि ओशो बोल पड़े, महोदय, इसमें हर्ज क्या है? डॉक्टर सक्सेना बोले, हर्ज? तुमने सुना नहीं ये कितनी आवाज करती है? ओशो ने जवाब दिया,
जी सुना, सुनता ही रहता हूं। मैंने बड़े सोच समझकर इन्हें चुना है। डॉक्टर साहब भौचक्के थे। उन्होंने पूछा, सोच समझकर चुना? क्या मतलब है तुम्हारा? ओशो बोले, मैंने इन्हें चुना क्योंकि इसके नीचे रबर नहीं लगा। चलने पर यह सबसे अधिक आवाज करती है। जवाब सुनकर सभी विद्यार्थी असमंजस में पड़ गए। डॉक्टर साहब परेशान से दिखने लगे। एक बार को उन्होंने सभी विद्यार्थियों की तरफ देखा, मानो मौन से पूछ रहे हो कि क्या तुम भी वही सुन रहे हो जो मैं सुन रहा हूं। फिर वे बोले, पर इससे क्या लाभ? ओशो ने जवाब दिया, महोदय, जब मैं चलता हूं तो ये खूब आवाज करती है जिसे मैं निरंतर सुनता हूं, हर कदम पर बिना चूके। इससे मेरी चेतना जागृत रहती है। अब तो सभी विद्यार्थी हंसने लगे। सबको चुप कराते हुए डॉक्टर साहब बोले, अरे कैसी बात कर रहे हो? कड़ाऊ की आवाज से चेतना जागृत कर रहे हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि चेतना जागृत करने के कई अन्य विधियां हैं जो विश्वसनीय है, प्रामाणिक है। इस तरह तो डॉक्टर साहब अभी बोल ही रहे थे कि ओशो बीच में ही बोल पड़े, जी हां, कई विधियां हैं, यह मेरी विधि है। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं चलते फिरते, खाते हुए, पीते हुए, बैठते हुए, बोलते हुए जागृत रहने का प्रयास कर रहा हूं। इस घड़ी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं पूर्ण जागृत अवस्था में हूं। आपको सुनकर शायद आश्चर्य होगा कि अब तो मैं नींद में भी जागृत रहता हूं। यह सुनना था कि पूरे विद्यार्थी जोरों से हंस पड़े। कक्षा की मर्यादा और गंभीरता भंग हो गई थी। सब खुलकर हंस रहे थे, परंतु ओशो बिल्कुल गंभीर होकर खड़े रहे। डॉक्टर साहब सबको चुप कराते हुए बोले, देखो, तुम क्या कह रहे हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम क्लास के बाद मुझे ऑफिस में आकर मिलो। यह कहते हुए वे बोर्ड की तरफ मुड़ गए और पढ़ाने लगे, पर आज वे थोड़े बेरंग नजर आए। जाहिर था विद्यार्थी ओशो के साथ हुई बातचीत ने उन्हें विचलित कर दिया था। डॉक्टर साहब ने यह भी देखा कि जहां सभी विद्यार्थी नोट्स ले रहे थे, वहीं ओशो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। कई बार उन्होंने आंखें भी बंद की। एक बार तो डॉक्टर साहब को लगा कि शायद विद्यार्थी ओशो सो रहे हैं और मन भी किया कि हाथ पकड़कर जगा दें, परंतु तभी उन्हें याद आया कुछ ही देर पहले ओशो ने कहा था कि वे नींद में भी जागृत होते हैं। यह सोचकर डॉक्टर साहब चुप रहे। क्लास खत्म होते ही डॉक्टर साहब अपने कक्ष में आ गए। तभी उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। देखा, विद्यार्थी रजनीश चंद्र मोहन जैन अर्थात ओशो उनसे मिलने आए। सक्सेना साहब बोले, हाँ, अंदर आ जाओ, बैठो। अपने अलमारी से एक भारी भरकम किताब निकालकर उन्होंने हाथ से साफ करते हुए सामने पड़ी मेज पर रख दी और ओशो की तरफ घुमाते हुए बोले, जानते हो यह क्या है? यह मेरी थीसिस है। गुरु प्रेमियों, थीसिस एक तरीके का अध्ययन और संकलन होता है जो कभी निबंध या दस्तावेज के रूप में होता है, जिसे हर पीएचडी विद्यार्थी को तैयार करना होता है, जिसके अनुमोदन के बाद डॉक्टरेट की उपाधि दी जाती है। डॉक्टर साहब ने अपने 30 वर्ष पूर्व लिखी थीसिस ओशो के सामने रख दी थी। थीसिस को ओशो की तरफ सरकाते हुए वे बोले, यह मेरी 30 साल पुरानी लिखी थीसिस है जिसे अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया है। यह मानव मन और चेतना पर है। यह कहकर वे थोड़ा रुक गए और ओशो की तरफ देखने लगे, मानो निशब्द भाषा में पूछ रहे हो, क्या अब तुम समझे मैं कौन हूं? ओशो बिल्कुल ही निश्चिंत, अपलक उन्हें देखते रहे। डॉक्टर साहब आगे बोले, तुमने आज क्लास में चेतना के विषय पर जो बात बोली, मैं चाहता हूं
तुम इसे पढ़ो, यह अंग्रेजी में है। ओशो ने थीसिस के कुछ पृष्ठ खोले, फिर उसे बंद करते हुए बोले, महोदय, मैं हिंदी मीडियम से हूं, मेरी अंग्रेजी कच्ची है। डॉक्टर साहब बोले, कोई बात नहीं, तुम इसे पढ़ो, मुझे विश्वास है तुम इसे समझ सकोगे। मैंने इसमें मानव चेतना के गूढ़ अंगों पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है। मैं चाहता हूं कि तुम इसे पढ़ो, और हां, मैं यह भी चाहता हूं कि तुम इसका अनुवाद हिंदी में करो। ओशो ने यह बात सुनते ही सीधे डॉक्टर साहब की आंखों में देखा और कहा, मैं ही क्यों, वैसे भी मैं बता दूं कि मेरी हिंदी मेरी अंग्रेजी से बस थोड़ी ही बेहतर है। मैं देहात में पढ़ा हूं और लिखित हिंदी की आवश्यकताओं से अपरिचित हूं। ओशो उठने ही वाले थे कि डॉक्टर साहब बोले, रजनीश, मुझे मालूम है कि बोलने और लिखने में फर्क होता है, परंतु फिर भी मैं चाहता हूं तुम इसका अनुवादन करो। वैसे भी इन 30 सालों में कई लोगों ने मुझसे अनुरोध किया कि यह कार्य मैं उन्हें सौंपूं, परंतु मैंने नहीं किया। प्रार्थनार्थियों में हिंदी और अंग्रेजी के विद्वान थे, परंतु मैं अपने निर्णय पर कायम रहा। जो चिंगारी मैंने तुम्हारी आंखों में देखी है और तुम्हारे वाणी में सुनी, उसके बाद मुझे लगता है कि तुम यह कार्य कर सकोगे। मुझे उस व्यक्ति की तलाश थी जिसने चेतना को जागृत रखने का सच्चा प्रयास किया हो, वह जो चलते फिरते, सोते जागते, खाते पीते अपनी चेतना पर ध्यान केंद्रित कर सकता हो। क्लास में तुम्हारा जवाब सुनने के बाद मुझे लगा कि तुम ही वह व्यक्ति हो जिसकी मुझे तलाश थी। ओशो मुस्कुराए और बोले, महोदय, आप दर्शन शास्त्र के प्रतिष्ठित पीएचडी विद्वान हैं। मेरा आज पहला दिन है। हो सकता है मैं कल से इस विश्वविद्यालय में आऊं ही ना। क्या आपको मुझ पर इतना विश्वास है? डॉक्टर साहब हंसे और युवा ओशो के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, लाओ, तुम्हारा झोला दे दो, मैं स्वयं इसे रख देता हूं। कहते हुए उन्होंने थीसिस को ओशो के झोले में डाल दिया और मुस्कुराए। यह देखते ही ओशो बोले, ठीक है, मैं यह कार्य स्वीकार करता हूं, परंतु इस थीसिस में काफी कमियां हैं। यह सुनते ही डॉक्टर सक्सेना बोले, अरे, अभी तो तुमने इसे पढ़ा ही कहां है? ओशो बोले, जिस प्रकार आपने मुझे देखकर समझ लिया कि अनुवाद करने के लिए मैं उपयुक्त व्यक्ति हूं, उसी प्रकार आपको देखकर मैं समझ गया हूं कि इस थीसिस में कई कमियां होगी। डॉक्टर सक्सेना मुस्कुरा दिए। वे समझ गए कि युवा देह में छुपा यह कोई विश्व गुरु है। इसके बाद तो डॉक्टर सक्सेना ने यह बात विश्वविद्यालय के अन्य प्रोफेसरों को भी बता दी, और यह भी कि ओशो ने कहा था कि उन्हें देखकर थीसिस की कमियों का अंदाजा होता था। हो न हो, यह डॉक्टर सक्सेना के विशाल हृदय का परिचय देता है। बहरहाल हम कहानी पर लौटते हैं। ओशो आगे बोले, परंतु मेरी एक शर्त है, मैं एक मशीन की तरह इसका अनुवाद न कर सकूंगा। जहां जहां मुझे लगेगा कि कुछ कमी है या सुधार अथवा बदलाव की आवश्यकता है, वहां वहां मैं एक नोट डाल दूंगा जिसे आपको मानना होगा। हां, मैं यथासंभव आपको समझा दूंगा, परंतु जान लें, यह मेरी शर्त है। और दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि इस थीसिस का अंग्रेजी प्रकाशन हो चुका है। हो सकता है हिंदी प्रकाशन मेरे बदलाव के बाद बिल्कुल अलग हो जाए। ऐसे में आप क्या करेंगे, इस पर विचार कर लें। यह कहते हुए ओशो उठ गए और प्रणाम कर चल दिए। 2 महीने के भीतर ही ओशो ने थीसिस पढ़ भी ली और अनुवादन के साथ साथ कई बदलाव भी किए, जिससे थीसिस का स्वर ही बदल गया।
अब वह सुर में थी। इसी दौरान ओशो दर्शन शास्त्री क्लास में आते रहे। वे जो भी कहते वह सभी को अति रोचक लगता। देखते ही देखते ओशो विद्यार्थियों के साथ साथ विश्वविद्यालय के कई शिक्षकों के आंखों के तारे हो गए। जहां पहले दर्शन शास्त्र की कक्षा में विद्यार्थी उपस्थिति बहुत कम होती थी, अब 100% थी। सभी ओशो को सुनने आते थे। डॉक्टर सक्सेना को भी विश्वास हो गया था कि युवा ओशो वह व्यक्ति थे जिन्हें परमात्मा ने स्वयं चुना था। बात सही भी थी। एक दिन क्लास के पश्चात ओशो पुनः डॉक्टर सक्सेना के कक्ष में पधारे। थीसिस लौटाते हुए वे बोले, महोदय, यह लीजिए आपकी अमानत। थीसिस के हिंदी संस्करण के कुछ पृष्ठ पढ़ते ही डॉक्टर सक्सेना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उनका हृदय प्रफुल्लित हो गया। ओशो को देखते हुए वे बोले, सही कहा था तुमने रजनीश, अब मैं इसे प्रकाशित न कर सकूंगा। यह मेरे थीसिस से बहुत अलग है। इसे छापने का मतलब अपनी ही प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगाना होगा, परंतु मैं तुमसे सहमत हूं। मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें यहीं अभी पीएचडी की उपाधि दे देता। तुमने सही कहा था, इस थीसिस में बड़ी कमियां थी। मुझे इसका एहसास था, परंतु काफी अध्ययन करने पर भी मैं समझ न सका कि कैसे सुधार करूं। मैं विद्वान हूं, अपने थीसिस को ज्ञान की कसौटी पर परखता हूं। तुम ध्यानी हो, तुम अपने अनुभव की कसौटी पर कहते हो। तुमने जो सुधार किए हैं वह सिर्फ एक ध्यानी ही कर सकता है। मेरे जैसे अध्यानी की पहुंच वहां तक नहीं है। शाबाश बेटे। यह कहते हुए वे अपने आंसू पोंछने लगे। तब ओशो बोले, महोदय, मेरी शुरुआत से ही यही कोशिश रही है कि मैं किसी की बात न सुनूं और न मानूं। मैं कहता हूं अपनी अनुभव की। चेतना जागृत रखने का सही अर्थ है कि हर क्षण इस बात से अवगत रहना कि समाज के बड़े बुजुर्ग, शिक्षक अथवा अन्य कथाकथित ग्रंथों की ज्ञान की धूल हमारे ऊपर ना चढ़ सके। जिसे आप ज्ञान कहते हैं मात्र जानकारी है या सूचना है जिसे आप संग्रह करते जाते हैं। उसका सत्य से कोई लेना देना नहीं है। उदाहरण के तौर पर नींद को समझने के लिए सोना होगा। पढ़कर इसे नहीं जाना जा सकता, परंतु अगर आप सोकर नींद को जानेंगे तो न जान सकेंगे, क्योंकि नींद आपको अचेतन अवस्था की ओर ले जाएगी। डॉक्टर सक्सेना मंत्रमुग्ध होकर युवा ओशो को सुन रहे थे। उन्हें कुछ कुछ समझ आ रहा था कि क्यों ओशो ने कहा था कि वे सोते हुए भी जागृत रहते हैं और अपने को सोता हुआ निरंतर देखते रहते हैं। ओशो आगे बोले, महोदय, मेरा पूरा ज्ञान अनुभव से उपजा है। मेरा पूरा प्रयास अनपढ़ होने पर है। किताबों से मेरा कोई वास्ता नहीं। मैं पढ़ता हूं यह जानने के लिए कि समाज की क्या सोच है, साहित्यकारों और सामाजिक विद्वानों का क्या स्तर है। बस इसीलिए जहां ध्यान से उपजे ज्ञान का मिलन होता है वहां पूर्णता जन्म लेती है। ध्यान से उपजा ज्ञान विलक्षण होता है। वह बाहरी सूचनाओं पर निर्भर नहीं करता। जिसे आप ज्ञान कहते हैं उसका संबंध बुद्धि से है, और जिसे आप ज्ञान कहते हैं वह सूचना, इंफॉर्मेशन का संग्रह है जिसमें नयापन नहीं है। इतिहास में ऐसे महान ध्यानी हैं जो जागृति के बाद मौन हो गए क्योंकि उनके शब्द कम पड़ गए। इसे समझाने के लिए तीक्ष्ण बुद्धि की आवश्यकता होती है जो बाहरी ज्ञान से अप्रभावित हो। यह एक दुर्लभ संयोजन है। मैं अपने निरंतर प्रयासों से यह कर सका हूं। सामान्यतः ऐसा नहीं होता।
यह कहते हुए ओशो उठ गए। डॉक्टर सक्सेना पर बोलते हुए ओशो ने एक प्रवचन में कहा था कि डॉक्टर साहब सच्चे इंसान थे। वे मुझे बड़ा प्रेम करते थे। वे अक्सर मुझे अपने कक्ष में बुला लेते और बातें करते। मैं बोलता और वे सुनते। फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने मुझे अपने घर पर बुलाना शुरू कर दिया। इस पर मैंने उनसे एक बार पूछ डाला, महोदय, आप मुझे बुलाकर अपने सामने आसन देकर अपना कार्य करते रहते हैं और मैं भी कई बार आंखें बंद कर ध्यान करता हूं। कभी कभी तो एक शब्द भी नहीं कहता। शायद आप कुछ कहना चाहते होंगे, पर डॉक्टर साहब बीच में ही बोल पड़े, नहीं नहीं रजनीश, ऐसा नहीं है। मैंने ध्यान न ही सीखा न ही किया। पूरा जीवन अध्ययन और पढ़ाने में निकल गया। एक तरफ जहां मेरा देश विदेश में मान सम्मान बढ़ा, वहीं मैं ध्यान से चूक गया। तुम्हारे होने से मैं एक अद्भुत शांति का अनुभव करता हूँ। तुम्हारे आसपास एक दैवीय शक्ति है जो हृदय तक उतरती है। बस इसीलिए मैं तुम्हें बुला लेता हूँ। तब ओशो बोले, सक्सेना साहब, अगर आप भी ध्यान करना सीख लेंगे तो मेरी आवश्यकता ही न पड़ेगी। आप स्वयं ही अपनी शांति महसूस कर सकेंगे। ओशो आगे कहते हैं, डॉक्टर सक्सेना और मेरा साथ कई वर्षों तक रहा। इसी दौरान उन्होंने अमेरिका के कई विश्वविद्यालयों में दर्शन शास्त्र पढ़ाया। वे सामाजिक दृष्टि से बड़े विद्वान थे, परंतु उनका हृदय सच्चा था। उन्होंने कभी भी मुझे विद्यार्थी की तरह ना तो देखा न ही पुकारा। उन्होंने मुझे हमेशा ही प्रेम और आदर के साथ सुना। ओशो कहते हैं, अपने आखिरी दिनों में डॉक्टर सक्सेना ओशो को याद करते रहे। उनकी इच्छा थी कि ओशो की उपस्थिति में शरीर छूटे, परंतु यह न हो सका। ओशो आगे कहते हैं, इसका मुझे अफसोस है, परंतु अगर डॉक्टर साहब ध्यान सीख लेते तो उन्हें मेरी कमी न खलती। ओशो आगे कहते हैं, ध्यान हर मानव का जन्मसिद्ध अधिकार है, बस संकल्प की आवश्यकता है। ध्यान से जीवन तो मधुर होता ही है, मृत्यु भी एक अवसर बन जाता है। फिर मृत्यु सिर्फ शरीर की होती है, क्योंकि ध्यानी मरता कहां है, वह तो सीमित से असीमिति की ओर बढ़ जाता है। गुरु प्रेमियों, आज की गुरु स्टोरी द स्वॉर्ड ऑफ द लोटस पर आधारित है। यह प्रवचन नेपाल में रिकॉर्ड किया गया। गुरु प्रेमियों, अगर आपको आज की गुरु स्टोरी अच्छी लगी है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। हम आगे भी आपके लिए ऐसे कई अन्य गुरु स्टोरीज लाते रहेंगे। आपके सहयोग और प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद।